सो गुण मिलान करना इज अ धोखा। हम्म। करना हो तो डिटेल मैच मेकिंग करनी चाहिए, नहीं तो कुछ करिए ही मत। हाँ। केपी मतलब कृष्णमूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजी। ओके। ये पद्धति है, तब इंफॉर्मेशन मोस्ट एक्यूरेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि चांसेस, ये वर्ड यूज करना भी शायद गलत हो जाए, जस्ट बिकॉज की कंफर्मेशंस प्रिडिक्शंस का 100% एक्यूरेट ही रहता है केपी एस्ट्रोलॉजी मेथड में। 18 से अगर ज्यादा गुण आ गए तो क्या गारंटी कि वो पार्टनर का स्वभाव लिविंग एंड केयरिंग है। सो कुंडली में जो 12 भाव है, 12 हाउसेस जो है, उसमें से 1, 4, 7, 8 और 12, इन भाव में अगर मंगल बैठा हो तो व्यक्ति के कुंडली में मंगल दोष है, ऐसा कहा जाता है। पेरेंट्स पूछने जाते हैं हमारे बच्चे की या बच्ची की शादी कब होगी, उसका आंसर तो कोई देता नहीं। बताते हैं मंगल दोष है, ये पूजा करो, वे डरा देते हैं। करियर पर से फोकस हट जाता, फिर हमारा नंबर ढूंढना पड़ता रोते रोते। मुझे आज तक बहुत से लड़कियों के कॉल्स आए। आफ्टर दैट रिलेशनशिप में कभी भी गुस्सा आ जाए, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो, जिस चीज को आप कंटिन्यूअसली देखते हो, उसका लाइफ पर प्रभाव आता है। नंबर्स हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी करते हैं। आपको प्रिडिक्शन देखनी हो तो सिर्फ केपी एस्ट्रोलॉजी से ही देखें, आपको क्लैरिटी मिलती है कब घटना होगी, होगी कि नहीं होगी, कब तक नहीं होगी। अच्छा। कितना भी आप इसके अपोज रहो या जस्ट कर्म पे बिलीव करो, एक समय आता है कि एस्ट्रोलॉजी देखनी ही पड़ती है। नमस्ते, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक यंग एस्ट्रोलॉजर से, जिन्होंने आज तक पिछले 10 सालों से अपने लाइफ का टाइम एस्ट्रोलॉजी की स्टडी और रिसर्च में लगाया है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्ते चैतन्य जी। नमस्ते पूजा। तो आपने बताया कि आप सिविल इंजीनियर भी है। यस। तो आप एस्ट्रोलॉजी इस फील्ड में कैसे आए? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज के पॉडकास्ट में इनवाइट किया। और आज के पॉडकास्ट में कोशिश यही रहेगी कि आज बहुत से लोगों को जो भी कुछ क्वेश्चंस है, जो डाउट्स है, वो क्लियर हो जाए, या जो मिसकंसेप्शंस है, जो गलत इन्फॉर्मेशंस है, वो रिप्लेस हो जाए अच्छी इन्फॉर्मेशन से, और सभी को हेल्प मिले। आपने क्वेश्चन पूछा है कि मैं इस फील्ड में आया कैसे। मैं सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। और जब मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं एक बार हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर श्री प्रभाष चंद्र टोपीवाला जी के यहाँ पे विजिट करने गया था। उन्होंने मुझे वास्तुशास्त्र रिगार्डिंग कुछ हेल्प की, और साथ ही साथ उनसे कनेक्ट होके एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ गया। उनसे कनेक्ट होने के बाद मैं वास्तुशास्त्र तो सीख ही गया, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में मैंने ज़्यादा स्टडी की, और पिछले 10 सालों से बहुत से लोगों की कुंडलियाँ देखी है, प्रिडिक्शंस बताया है, और उसके ऊपर प्रैक्टिस एंड रिसर्च भी किया है मैंने। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपने बताया कि वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी में बहुत रीडिंग करनी पड़ती है, तो आप एस्ट्रोलॉजी देखते कैसे हैं? अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे जनरेशन में जस्ट एस्ट्रोलॉजी मीन्स भविष्य देखना। अच्छा। शायद एक कंसेप्ट उनके दिमाग में हो सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी करते कैसे है या पढ़ते कैसे है। अच्छा। हाँ। पढ़ने के लिए हमें व्यक्ति के बारे में कुछ बेसिकली जानकारी चाहिए, जैसे कि व्यक्ति का जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म का प्लेस, मतलब डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये डिटेल्स अगर हमें मिल जाती है तो उस डिटेल्स के अनुसार एक कुंडली का निर्माण होता है, और वो कुंडली किसी भी व्यक्ति के बारे में, जिसकी कुंडली हो, उसके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में डिटेल प्रिडिक्शंस बताती है। वाह, अमेजिंग। मतलब किसी भी व्यक्ति की कुंडली और डेट टाइम आपके पास हो तो आपकी उसका प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, ये तीनों बता सकते हैं। तो आप वो देखते कैसे हैं एस्ट्रोलॉजी में? अच्छा, व्यक्ति की कुंडली अगर मिल जाए तो पास्ट हम पहले क्रॉस चेक करते हैं कि कुंडली सही है कि नहीं। अच्छा। मतलब मुझे अगर आपने बर्थ डिटेल्स शेयर की, अगर आपका पास्ट उसमें मैच हो रहा है तो वो कुंडली आपकी सही है। अच्छा। अगर आपका पास्ट मैच नहीं हो रहा तो शायद कुंडली गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद अगर कुंडली मैच हो जाती है तो हम फ्यूचर या प्रेजेंट देख सकते हैं।
अगर हमने प्रेजेंट भी चेक किया, क्रॉस चेक किया, वो भी मैच होता है आपके लाइफ में, अच्छा। तो हम जो फ्यूचर बताएंगे वो 100% मैच हो ही जाएगा। ओके। ये बेसिकली प्रोसेस होती है। हाँ, और उसमें मेथड्स भी बहुत होते होंगे एस्ट्रोलॉजी में, यस। तो आप कौन से मेथड्स यूज करते हैं? अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम अगर सामुद्रिक शास्त्र इस विषय पर अगर बात करें तो सामुद्रिक शास्त्र के अंदर 250 से ज्यादा मेथड्स आते हैं। तो ओके। एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली प्रचलित आज के जो मेथड्स है उसमें से है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पाराशरी, जैमिनी, नाड़ी और कृष्णमूर्ति पद्धति। इन सब में आज की डेट में पिछले अप्रोक्सीमेट 50 to 60 ईयर्स से अच्छा। कृष्णमूर्ति पद्धति मतलब केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो ज्यादा प्रचलित है। केपी एस्ट्रोलॉजी से अगर आप किसी की कुंडली देखते हो, किसी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर चेक करते हो, तो प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आती है। हम जो बताते हैं वो 100% एक्यूरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस समय हम जब सिर्फ केपी एस्ट्रोलॉजी से ही कुंडली देखें अच्छा। तब इंफॉर्मेशन मोस्ट एक्यूरेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि चांसेस, ये वर्ड यूज करना भी शायद गलत हो जाए, जस्ट बिकॉज की कंफर्मेशंस प्रिडिक्शंस का 100% एक्यूरेट ही रहता है केपी एस्ट्रोलॉजी मेथड में। तो मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी की स्टडी की है, उसके बाद पाराशरी की है, बेसिकली जैमिनी की भी की है, लेकिन एज वेल और एक मेथड है लाल किताब जो आज इंडिया में फेमस भी है, उस मेथड पर भी मैंने स्टडी की है। एंड फाइनली जब मैं लोगों के कुंडली पर प्रिडिक्शन करता हूँ तो केपी एस्ट्रोलॉजी मेथड ज़्यादा यूज करता हूँ, बिकॉज उसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं, मोर देन 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं। हम अगर किसी को बताते हैं कि आपका स्पेसिफिक काम इस डेट तक होगा या इस डेट तक नहीं होगा, अच्छा, तो वो एज इट इज प्रिडिक्शन सच में बैठ जाता है। तो शादी और रिलेशनशिप के बारे में भी आप देखते हैं जो Yes. कुछ होगा या नहीं होगा, अच्छा। वो सब कुछ, तो आप उसमें क्या क्या डिटेल्स देख सकते हैं? ओके, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ। और हमारे जनरेशन को ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, वो तो है। और मैक्सिमम इंडिया में अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप और शादी कब होगी, हमारे बेटे की या बेटी की शादी बहुत सालों से नहीं हो रही, हाँ। या लेट मैरिज, इस चिंता में बहुत से पेरेंट्स रहते हैं। तो मैक्सिमम कुंडली शादी रिगार्डिंग ही किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आती हैं। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप से। तो रिलेशनशिप के बारे में एस्ट्रोलॉजी से गाइडेंस जो मिलती है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशनशिप कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, वो कैसा होगा। रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट होगा कि मैरिज से पहले, मीन्स शादी से पहले ही ब्रेकअप हो जाएगा। अच्छा। या रिलेशनशिप में चीटिंग होगी, हाँ। या पार्टनर जो है वो लॉयल रहेगा या कंटिन्यूअसली चीटिंग करेगा, ये सब कुछ पहले से पता चल जाता है। हमारी जनरेशन की एक प्रॉब्लम है, अगर रिलेशनशिप में आ जाए तो 100% या मोर देन 100% अपने पार्टनर पर विश्वास रखते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि विश्वास मत रखो, ट्रस्ट इज इम्पॉर्टेंट थिंग इन रिलेशनशिप, बट मेनी केसेस आई हैव सीन जिसमें पार्टनर ने कमिटमेंट नहीं दी। वो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। एक व्यक्ति के एफर्ट्स बहुत ज्यादा रहते हैं रिलेशनशिप में और सामने वाला सेम एफर्ट्स तो डालता ही नहीं है। जब व्यक्ति को कमिटमेंट ना देना हो तो रिलेशनशिप कोलैप्स तो हो ही जाएगा। सो रिलेशनशिप इज नॉट 50-50। लड़के ने भी उसका 100% देना चाहिए और लड़की ने भी उसका 100% देना चाहिए। अगर व्यक्ति को पता चले कि सामने वाला 100% नहीं दे रहा तो बेसिकली एक बात तो पता चलती है कि ये व्यक्ति लाइफ टाइम के बारे में नहीं सोच रहा, ये जस्ट शॉर्ट टर्म या टेम्पररी प्लेजर या जस्ट शॉर्ट टर्म डोपामाइन रिलीज के लिए जस्ट यूज किया जा रहा है। इट इज एक्चुअल रियलिटी इन अ रिलेशनशिप। बहुत से रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट होते ही नहीं है, और आजकल तो ये बहुत चल रहा है। आजकल तो ये बहुत चलता है। एग्जैक्टली। एंड आफ्टर दैट मैरिज के बारे में अगर बात करनी हो तो शादी के बारे में भी सब कुछ पता चल जाता है। एग्जैक्टली सबसे पहले हम चेक करते हैं कि व्यक्ति के कुंडली में शादी होने का प्रॉमिस है कि नहीं है। अगर शादी होगी ऐसा कुंडली में हमें पता चल गया
तो आगे देखते हैं शादी कब होगी। ओके। शादी कब तक नहीं होगी, वो समय अगर एक बार पता चल जाए तो उसके बाद किस व्यक्ति के साथ शादी हो सकती है, पार्टनर का नाम क्या हो सकता है, पति का या पत्नी का, मीन्स नेम ऑफ अ स्पाउस, अप्रोक्सीमेट, या कभी कभी तो कुंडली में से एग्जैक्ट नाम भी पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के नाम के साथ। उतना डीप चले जाओ तो हाँ, उतना डीप अगर चेक करे तो व्यक्ति का नाम मतलब स्पाउस का नाम भी कुंडली में से पता चल जाता है कि इस नाम के लड़के के साथ या लड़की के साथ शादी हो जाएगी। पार्टनर की हाइट क्या होगी, अप्रोक्सीमेट भी नहीं, एग्जैक्ट हाइट भी मोस्ट ऑफ द टाइम पता चल जाती है। अगर आपका जन्म समय बहुत एक्यूरेट हो तो एग्जैक्ट नाम और समय और शादी कब होगी, एज वेल हाइट क्या, उसका रंग, उसका नेचर, वो कहाँ से होगा, वो कैसा रहेगा लाइफ में या कैसी रहेगी, लिविंग एंड केयरिंग रहेगी कि जस्ट हमेशा गुस्सा करने वाला पार्टनर मिलेगा, ये तो इजीली पता चल जाता है। तो मुझे पूछने में इंटरेस्ट होगा कि अच्छा, आपके पास अभी तक ऐसे लोग आए हैं क्या इतने डीप पूछने वाले कि क्या लाइफ पार्टनर के बारे में अभी आपने बहुत बताया से ना? लोगों को ये पता ही नहीं कि कुंडली में अच्छा। इतने डीप एंड डिटेल प्रिडिक्शंस भी हम रीड कर सकते हैं। ओके। और जिन्हें बेसिकली अंदाजा है या जो रिलेशनशिप में है अपनी जनरेशन में से, या उनके मन में क्वेश्चन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि मेरी शादी इस व्यक्ति के साथ होगी कि नहीं, या फिर जिसके साथ होगी उसके लाइफ के बारे में सब डिटेल सुने चाहिए होते हैं। सो बहुत से लोग पूछते हैं इतना डिटेल एंड डीप प्रिडिक्शन एंड एनालिसिस। तो हमारे देश में कुंडली पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, कुंडली अगर मिल जाए तो शादी के लिए आगे बढ़ते या हैं राइट। लोग। तो कुंडली मिलना जरूरी है क्या? गुणमेल मैच मेकिंग जो करते हैं आप लोग, यस, वो गुण मिलन या जरूरी- मैच मेकिंग। हाँ, वो जरूरी है क्या? अच्छा, देखो भारत में सबसे ज्यादा मैच मेकिंग, गुण मिलान, कुंडली मिलान ये किया जाता है। भारत से अगर बाहर देखा जाए तो इतना डिटेल एनालिसिस नहीं किया जाता, मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टली शादी की जाती है। हाँ। देखा जाए यूएस के एक सर्वे के अनुसार मैक्सिमम डाइवोर्स रेट भी यूएस में ही है या वेस्टर्न कंट्रीज में है। हाँ, इंडिया में जस्ट लेस देन 5% केसेस ऐसे हैं जो शादी होने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आती है उन कपल्स में। ओके। दैट इज अ गुड थिंग। सो आपका क्वेश्चन गुण मिलन या मैच मेकिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो देखो, जस्ट गुण मिलान अगर आप करने वाले हो तो कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं। गुण मिलान को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते केपी एस्ट्रोलॉजी में। ऐसा समझा जाता है कि 18 से आगे गुण आते हैं तो बहुत अच्छी बात, कम से कम 18 अच्छा। और 36 गुण, हाँ। राइट, 36 मार्क्स। हाँ। देखो, किसी के साथ गुण मिलान करते टाइम 18 से अगर ज्यादा गुण आ गए तो क्या गारंटी कि वो पार्टनर का स्वभाव लिविंग एंड केयरिंग है। शायद वो गुस्से वाला, एग्रेसिव भी हो सकता, उसे डिप्रेशन भी हो सकता, राइट। जिसके पास जो है वो वही देगा लोगों को। अगर मैं लिविंग एंड केयरिंग हूं तो मैं सभी को वही चीज दे सकता हूँ जो मेरे पास है एक्चुअली। अगर मेरे पास गुस्सा है तो मैं गुस्सा ही दूंगा सभी लोगों को। सो दैट इज अ थिंग कि जस्ट गुण मिलान करते हो तो आपको बहुत सी बातें पता नहीं चलती, जैसे कि व्यक्ति का स्वभाव पता नहीं चलता। आफ्टर दैट व्यक्ति के कुंडली में 2 शादियों का योग है कि एक ही शादी का योग है ये भी नहीं पता चलता। हाँ। आपकी लड़की की शादी फिक्स करनी हो और ऐसा लड़का या बायोडाटा सामने आता है जिसमें उस लड़के के भविष्य में 2 शादियों का योग है, लेकिन आपको तो जस्ट गुण मिलन किया, आपको पता ही नहीं कि उस व्यक्ति के कुंडली में या भाग्य में 2 शादी होगी। तो जस्ट जो कुछ 25, 30, 35, 36 मार्क्स आए या गुण आए तो उसका तो साफ धोखा हो गया। 2 शादी मतलब डाइवोर्स का योग भी कंफर्म है। आफ्टर दैट गुण मिलान तो कर दिया, लेकिन उस सामने वाले व्यक्ति के लाइफ में हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, ऐसा अगर भाग्य में है या कुंडली में है तो क्या करोगे? ठीक है, अच्छे गुण आ गए 25, 30, 35 जो भी हो, अगर उस लड़के की 1 साल के अंदर जॉब चली जाए
ऐसा कुछ गलत किसी के साथ ना हो, लेकिन चांसेस व्यक्ति की सकते हैं। हेल्थ ठीक ना रहे, हेल्थ बिगड़ जाए, जॉब चली जाए, बिजनेस में कुछ घाटा हो या बिजनेस बंद पड़ जाए, तो फिर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ जाते हैं फैमिली में। पैसा ना हो तो फिर नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ। मटेरियलिस्टिक लाइफ सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में क्लैशेस भी आने शुरू हो जाते हैं। तो शादी में, उस मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस, लव, केयर, रोमांस रहेगा कहाँ से? इतने तो टेंशन। जस्ट गुण मिलान करते हो तो वो धोखा है। अच्छा। अगर करना ही है, कुंडली देखकर शादी करनी है, तो एडवांस मैच मेकिंग करना बहुत जरूरी है, जिसमें हम देखते हैं कुंडली देख के। समझो लड़की के पेरेंट्स ने कुंडली दिखाई और मैच मेकिंग के लिए 2 बायोडाटा सामने रखे, 2 लड़कों के, एक अभिषेक और एक अक्षय। समझो अभिषेक के कुंडली में मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, ऐसा एक योग है, 2 शादियों का योग है, उसका नेचर लिविंग एंड केयरिंग नहीं है। आफ्टर दैट इतना नेगेटिव तो किसी के लाइफ में होता नहीं, सभी पॉइंट्स जस्ट कंसीडर कीजिए। उसका फ्यूचर में फाइनेंशियल मतलब कंडीशंस ठीक नहीं होने के योग हैं। ये एक कुंडली। दूसरी अक्षय की कुंडली, फॉर एन एग्जांपल अक्षय नाम, तो अक्षय का नेचर अच्छा है, लिविंग केयरिंग, रोमांस भी अच्छा आता है, उसका फ्यूचर में फाइनेंशियल ग्रोथ होने के योग भी है, मैरिड लाइफ लिविंग एंड केयरिंग रहेगी, ये भी योग है। डाइवोर्सेस के योग नहीं है, मीन्स डाइवोर्स का प्रोमिस लिखा ही नहीं तो डाइवोर्स होगा ही नहीं। फ्यूचर में हेल्थ भी अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग है, और गुण मिलान आता है अक्षय के साथ सिर्फ 5, और अभिषेक के साथ आता है 35। तो अच्छी बात है, अक्षय के साथ ही शादी की जाए जिसके गुण 5 आए, लेकिन व्यक्ति खरा सोना है, ही इज अ जेम, राइट। तो आपको ये बात पसंद आ गई? तो गुण मिलान करना इज अ धोखा। करना हो तो डिटेल मैच मेकिंग करनी चाहिए, नहीं तो कुछ करिए ही मत। बेसिकली आजकल बहुत से पेरेंट्स घर पर ही गुण मिलान चेक करते हैं, 18 से आगे गुण आए तो हमारे पास कुंडली मैच मेकिंग के लिए शेयर करते हैं। आप उस फील्ड में इतना मास्टर नहीं हो तो आप उस फील्ड का काम करते ही क्यों हो? वो बड़ा रिस्क होता है। हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। सो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजर का काम है, उसे ही करने देना बहुत अच्छी बात। आप घर पर जस्ट बेसिक नॉलेज पर करते हो तो वो आपके लाइफ में रिस्क का फैक्टर हो सकता है, आपके बच्चों के लाइफ में रिस्क का फैक्टर हो सकता है। सो मैं तो यही कहता हूं कि गुण मिलान मत कीजिए, एक अच्छे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से आप गाइडेंस लेते हो तो आपको फायदा होगा ही होगा, या फिर किसी गलत गड्ढे में गिरने से तो बच जाओगे। तो अभी आपने बताया मैच मेकिंग के बारे में, तो मैच मेकिंग कैसे किया जाता है? अच्छा, मैच मेकिंग हमारे एडवांस एस्ट्रोलॉजी के अनुसार गुण मिलान को जस्ट 5 या 10% वेटेज, नाड़ी डिफरेंट हो दैट इज गुड थिंग, लेकिन नाड़ी एक भी हो और राशि अलग, नक्षत्र अलग, चरण अलग हो, लड़का लड़की दोनों के, तो नाड़ी सेम हो तब भी नाड़ी का दोष नहीं लगता। उसके बाद कुंडली में मैच मेकिंग करते टाइम जस्ट लड़के की या लड़की की फ्यूचर देखकर मैच मेकिंग करना बहुत अच्छी बात है। एज वेल पास्ट देखना भी बहुत अच्छी बात है। पास्ट से ही फ्यूचर मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड रहता है, या हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। अगर किसी का पास्ट में नेचर अच्छा नहीं है ऐसा पता चला, कोई स्मोकिंग करता है, ड्रिंक करता है, उसके रिलेशनशिप्स बहुत है, गलत संगत है, तो ऐसे लड़कों के साथ अपनी बेटी की शादी तो मत करना, गुण कितने भी मिल जाए। जस्ट मैच मेकिंग ऐसी करो जिसमें स्वभाव अच्छा हो, फ्यूचर अच्छा हो, प्रेजेंट ठीक ठाक हो तो भी चलेगा, फ्यूचर शुड बी ब्राइट। यही होती है एक्चुअल मैच मेकिंग। तो आजकल हम देखते हैं कि लड़के लड़कियां शादी जल्दी करना पसंद नहीं करते, तो शादियां लेट हो रही है लेट हो रही हैं। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मतलब अच्छा, क्या शादी की एक्चुअल एज होनी चाहिए 21, 22, मैक्स 23। जितने जल्दी शादी हो जाए, देखो शादी लेट कर रही है अपनी जनरेशन, आपको भूख लगी तो आप खाना खाओगे, प्यास लगी तो हम पानी पीते हैं,
राइट। हम्म, सो अगर शादी लेट हो रही है तो पेरेंट्स के मन में भी ये प्रश्न नहीं आता कि हमारे बेटे को या बेटी को अभी शादी करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही। दैट इज अ बिग क्वेश्चन राइट एक्चुअली। राइट। घर में पेरेंट्स को पता नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द अपनी जनरेशन में बहुत से लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, मोस्ट ऑफ द लिव इन रिलेशनशिप में भी है। तो कुछ नीड्स फुलफिल हो रही है रिलेशनशिप में। जॉब करियर एक अच्छा बनाने के चक्कर में ये जनरेशन शादी लेट करती है। अगर शादी लेट हो ही जाए तो फिर आगे एक लाइफ का जो इम्पोर्टेंट फेज है लव केयर रोमांस रोमांटिक लाइफ का, वो तो एंजॉय करने के लिए प्रॉपर मिलेगा ही नहीं, रिलेशनशिप कैसे भी हो। और मल्टीपल पार्टनर्स अगर लाइफ में होते हैं तो लाइफ में एक 10 साल बाद व्यक्ति के जीवन में डिप्रेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बिकॉज मल्टीपल पार्टनर्स शादी से पहले अगर 1 2 3 रिलेशनशिप जो भी हो, ब्रेकअप्स हुए होते हैं, कुछ कारण से रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो लड़का या लड़की को कंपेयर करने के लिए डाटा मिल जाता है शादी के बाद। दैट इज वन रीजन कि मैरिज लाइफ में आजकल क्लैशेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। डाइवोर्सेस का कारण वो भी है कि कंपेयर करने के लिए डाटा है। शादी जितनी जल्दी हो जाए, देखो बिना शादी करे भी शादी वाली लाइफ अपनी जनरेशन में से 90 to 95% हाँ चल रही लड़का लड़की एंजॉय कर रहे हैं। शादी हुई नहीं है लेकिन रिलेशनशिप लिव इन रिलेशनशिप सब कुछ मिल रहा है, वो नीड्स फुलफिल हो रहे हैं। सो शादी अगर आप जल्दी करते हो साथ ही साथ करियर भी करते हो तो लाइफ में जो डाइवर्जन है वो बंद हो जाएगा। आप आपके करियर के ऊपर मोर देन 100% फोकस रह सकते हो। आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो लड़का बहुत अच्छा है उसको मैं देखूंगी या वो लड़की बहुत अच्छी है उसके ऊपर फोकस करूंगी, उसके ऊपर हम ट्राई करेंगे, उसे पटाएंगे, उसे अटेंशन देंगे, हम डेट को जाएंगे। आज कंपनी में जाते हैं या कुछ जो बिजनेस प्रोफेशन करियर हो वहाँ पे जाते हैं, मल्टीपल लोगों के साथ हमारी बात होती है, तो चॉइसेस आर डिफरेंट। अगर शादी हो जाए तो एक रास्ता क्लोज हो जाता है। राइट। हमारा कंसंट्रेशन फोकस करियर में बहुत अच्छा हो जाता है। सो शादी जल्दी हो जाए तो ठीक, अगर लेट शादी हो और ऐसा ना हो, लेकिन चांसेस लड़की को फ्यूचर में कंसीव करने में, मतलब बच्चा जो हिंदी में वर्ड है गर्भधारणा या गर्भाधान जो भी हो, उसमें अगर प्रॉब्लम्स आ जाए तो वो आपका करियर कितना महंगा पड़ सकता है आपको। एक अच्छा फेज चला गया करियर बनाते बनाते और आगे बच्चा ही नहीं हो रहा, फिर वो वाला डिप्रेशन अलग। आपने पैसे तो कमा लिए लेकिन टाइम पर कंसीविंग नहीं हो रही। रिश्तेदार बोलते हैं शादी में जाओ, एंगेजमेंट में जाओ, कोई भी फंक्शन में जाओ कि बच्चा कब होगा, गुड न्यूज कब दोगे। उस टाइम पर उस लड़की को बहुत ज्यादा प्रेशर आता है कि हम उन्हें उत्तर क्या दे। मन में वो डिप्रेशन में है, ऐसा भी होने के चांसेस है। वो क्यों हुआ? जस्ट शादी लेट की है, उसका करियर तो आपने सेट कर दिया लेकिन बच्चा होने में प्रॉब्लम। तो शादी जितना हो सके जल्दी करना, ये मेरी एक विचार है, मेरी सोच है। तो हमारे देश में मंगल दोष के बारे में बहुत चर्चा होती है, तो आप लोगों को क्या राय देना चाहेंगे इस विषय पर, मंगल दोष के बारे में? अच्छा। डिटेल्स क्या बता सकते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो कुंडली में 12 भाव होते हैं। इन इंग्लिश वी से 12 हाउसेस, 9 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स, 27 नक्षत्र। सो कुंडली में जो 12 भाव है, 12 हाउसेस जो है, उसमें से 1 4 7 8 और 12 इन भाव में अगर मंगल बैठा हो तो व्यक्ति के कुंडली में मंगल दोष है ऐसा कहा जाता है। मीन्स 40 to 45% लोगों के कुंडली में मंगल दोष आ गया ऐसा कहा जाता है। एक्चुअली उसका नाम क्या है? मंगल कार्य। शादी से मंगल कार्य। घर में अगर कुछ पूजा वगैरह हो, दैट इज अ मंगल कार्य। सो मंगल आपके लाइफ में गलत कैसे करेगा? मंगल इज अ गुड थिंग, इज अ शुभ थिंग। मंगल गलत नहीं करता। जस्ट मंगल दोष के बारे में प्रचलन थोड़ा गलत हुआ है समाज में या इंडिया में,
शादियों के रिगार्डिंग जो पंडित जी बताते हैं मंगल दोष। पेरेंट्स पूछने जाते हैं हमारे बच्चे की या बच्ची की शादी कब होगी, उसका आंसर तो कोई देता नहीं। बताते हैं मंगल दोष है, ये पूजा करो, वो डरा देते हैं। इतना आसान नहीं है। हाँ। देखो 12 भाव, 12 ग्रह, 27 नक्षत्र, हर ग्रह किसी ना किसी अलग राशि में ट्रांजिट में है, अलग नक्षत्र में है। सो मंगल अगर किसी प्लेस में है या किसी हाउस में, तो वो किसी अलग राशि में होगा। समझो मंगल है 7वें भाव में मेष राशि में, 7वें भाव में वृषभ राशि में, 7वें भाव में धनु राशि में, 7वें भाव में मीन राशि में। ऐसे ही 7वें भाव में अश्विनी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र। कैलकुलेशंस बहुत हैं, मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। तो मंगल दोष से पार्टनर की डेथ नहीं होती। जस्ट मंगल दोष मतलब एक्चुअली दैट इज नॉट दोष। फिर भी मंगल दोष है का मीनिंग पार्टनर में या जिस व्यक्ति की कुंडली है उसमें एनर्जी ज्यादा रहेगी। मंगल इज द सिग्निफिकेटर ऑफ एनर्जी, पैशन, एग्रेशन, उत्साह, फास्ट डिसीजन। जो मिलिट्री है, पुलिस है, ऑफिसर्स है, इनका मंगल हाई होता है बिकॉज उनकी एनर्जी, उनका पैशन, डेडिकेशन बहुत ज्यादा है। सो मंगल मीन्स हाई एनर्जी। सो हाई एनर्जी वाले व्यक्ति को पार्टनर भी हाई एनर्जी का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होगा ना। अगर लड़का हाई एनर्जी का है और लड़की हाई एनर्जी की नहीं है, तो बेडरूम प्लेजर्स के टाइम लड़की को प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है, राइट? समझ गई। इसलिए मंगल को मंगल वाला ही पार्टनर चाहिए। एग्जैक्टली। तो देखो मंगल अगर किसी का 1, 4, 7, 8, 12 भाव में भी हो, लेकिन उस मंगल के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो उस मंगल का जो नेगेटिव इम्पैक्ट देने के चांसेस वो रिड्यूस हो जाते, कम हो जाता है। अगर मंगल कर्क राशि में हो तो मंगल दोष नहीं होता। अगर मंगल के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो मंगल गलत रिजल्ट नहीं देता। ये कोई भी पंडित जी या मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बताते। वो जो जातक है उनको अंधेरे में रखा जाता है। हाँ, आपके कुंडली में मंगल दोष है, आपके लड़के के या लड़की के कुंडली में मंगल दोष है, वो तो यहीं पे डर गए। मंगल 7वें भाव में है या मंगल 8वें भाव में है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, उसके साथ शुभ ग्रह चंद्रमा बैठा है, तो उसका दोष नहीं है। ये तो कोई नहीं बताता। सो डिटेल एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट इन अ कुंडली, इन अ चार्ट, बिकॉज किसी के लाइफ के बारे में आप प्रिडिक्शंस बताने जा रहे हो, आपके कुछ सेंटेंसेस के ऊपर सामने वाले व्यक्ति के विचार डिपेंड्स होते हैं, उसके लाइफ के डिसीजंस इंपॉर्टेंट डिपेंड्स होते हैं। सो किसी को डराना मुझे अच्छी बात नहीं लगता। अच्छा। डिटेल एनालिसिस ऑफ मंगल इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। शादी की सही एज तो आपने बताई, लेकिन रिलेशनशिप के लिए कुछ एडवाइस? अच्छा, या रिलेशनशिप के लिए कुछ टिप्स या अपने जनरेशन के लिए हाँ, एज वेल जो मैरिड है उनके लिए भी। तो रिलेशनशिप के लिए मैं तो टिप्स यही दूंगा, अपना पार्टनर अच्छा चेक कीजिए, टाइम कितना देता है, कंसिस्टेंसी कैसी है, लॉयल है कि नहीं है, कमिटमेंट देता है कि कमिटमेंट देने को जस्ट इग्नोर करता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कमिटमेंट करते हैं और वापस भी लेते हैं। हाँ, कमिटमेंट मतलब देते आगे- हैं एंड बाद में वो कमिटमेंट तोड़ देते हैं। दैट इज देयर कर्मा, वो उनका कर्मा उनके साथ। लाइफ में अगर आप किसी को कमिटमेंट देते हो तो वो कमिटमेंट कभी ब्रेक नहीं करनी है, बिकॉज कमिटमेंट में एनर्जीज है। आप जो कुछ बात करते हो वो किसी रजिस्टर में नोट हो रहा है। आपने किसी को कहा कि मैं तुझे कल ये चीज दे दूंगा रिटर्न, तो कल देना ही है, कुछ भी हो जाए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो कमिटमेंट। स्मॉल कमिटमेंट से, छोटे छोटे बातों से व्यक्ति के बारे में हम बहुत से चीजें एनालाइज कर सकते हैं। अपनी जनरेशन नहीं करती, जस्ट आई लव हर, जस्ट आई लव हिम, उतने से बात नहीं बनती। उसे हम अंधविश्वास भी कह सकते हैं।
विश्वास करने से पहले चेक करो कि विश्वास रखने लायक वो बंदा या है या बंदी है भी या नहीं है, उस पर विश्वास अभी जो रखूंगा। चल रहा है वो चलने दो, आगे का आगे देखेंगे, ऐसे भी हाँ, आजकल तो के फिर लड़के। लड़की को लगता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड से या उसके पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करती है, हम्म तो मैं उसे चेक नहीं करूंगी, उस पर मेरा पूरा विश्वास है। हम्म लेकिन वो तो बाहर कहीं चीट कर रहा होगा। हम्म पहले चेक करो कि व्यक्ति विश्वास रखने के लिए पात्र है भी या नहीं है। आजकल रिलेशनशिप में होता क्या है, लड़का लड़की रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लिव इन हो जाता, घूमना फिरना हो जाता, और जो कुछ भी हो जाता। लेकिन वो लड़की एक बात का ध्यान नहीं रखती, उसे तो शायद शादी के बारे में सोच रही है हम्म कि इसके साथ मैं मूवी गई थी, इसके साथ डिनर डेट गई थी, उसके साथ ट्रैवलिंग डेट गई थी, इसके साथ डेट्स पर गई थी। तो वो तो अपने दिमाग में शादी के लिए प्रिपरेशन कर रही है, हाँ मेरी शादी इस लड़के के साथ हो जाएगी। वो ये चेक नहीं करी थी कि उस लड़के ने आज तक अपने घर पर उसे कभी इनवाइट किया भी है या नहीं है। जो जस्ट घर पर आपको इनवाइट नहीं कर सकता, वो आपके साथ शादी करेगा, इस बात की क्या गारंटी। बेसिक पॉइंट्स चेक करो लड़कियों आप सिर्फ, या उससे पहले एक बात कंसेप्ट क्लियर रखो, क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आप रिलेशनशिप में हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ शादी करनी है या नहीं है, वो सब बातें पहले से तय हो, दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन एक व्यक्ति जस्ट सोच रहा है, एक व्यक्ति गलत या जस्ट बिना कुछ आधार के कमिटमेंट्स दे रहा है, तो जो सच्चा प्यार करता है या जिसके ट्रू डेडिकेशन से उसके साथ धोखा, वो बाद में डिप्रेशन में जाएगी बंदी। उस लड़के का कहीं शादी हो जाएगी, ये जस्ट शादी देखती रहेगी, उसके मन में विचार आएगा कि हाँ मुझे जस्ट यूज किया गया, वो फिर रोती बैठती है, और उसमें ही 2-3 साल चले जाते हैं। उसमें 2-3 साल चले जाते, करियर पर से फोकस हट जाता, फिर हमारा नंबर ढूंढना पड़ता रोते रोते। मुझे आज तक बहुत सी लड़कियों के कॉल्स आए रोते रोते, मैंने पूछा क्या हुआ, नहीं बॉयफ्रेंड ने कमिटमेंट दिया था शादी करेगा, अब वो बात नहीं कर रहा, झगड़े हो गए, कुछ रीजंस बनाया जाता है ब्रेकअप से पहले। ऐसा नहीं कि हर टाइम लड़के ही धोखा देते हैं, लड़कियां भी समटाइम्स जस्ट उसका अच्छा फेज चालू है उसके साथ रिलेशनशिप में, उस बॉयफ्रेंड से कोई अच्छा बेटर मिल गया तो फिर रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन कम किया जाता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग ऑफ चीटिंग और अ ब्रेकअप। 1 सेंटेंस से लेकर 1 वर्ड तक रिप्लाईज आना शुरू हो जाता है, दैट इज सेकंड थिंग ऑफ ब्रेकअप, साइंस ऑफ अ ब्रेकअप। फिर अपने ऊपर कुछ ब्लेम ना आए, सामने ऊपर दूसरे व्यक्ति के ऊपर ब्लेम्स आने चाहिए। सो वो कुछ तो हम ऐसी एक्टिविटी करेंगे कि सामने वाला गुस्सा हो जाए, सामने वाला हम पर गुस्सा करे, चिल्लाए, रीजन मिल गया लड़की को ब्रेकअप करने के लिए। लेकिन एक्चुअली उसे कोई बेटर मिल गया है तभी ये हो जाएगा, कोई नहीं मिला फिर भी ये अच्छा है तो उसे लड़की छोड़कर नहीं जाएगी। शी इज ऑलवेज इन द सर्च ऑफ बेटर समवन। और लड़कों को ये बात कभी भी नहीं भूलनी है, रिलेशनशिप में अगर सामने वाला कभी कहे गलती से भी कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी या मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, भीख मांगना ही नहीं चाहिए। जस्ट सामने वाले के कहो ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे अच्छा एक्सपीरियंस दिया, टाटा बाय बाय। लेकिन अगर भीख मांगते हो तो भिखारी लाइफ में किसी को नहीं चाहिए, बेग करने वाले पर्सन्स। ये एक बात ध्यान में रखना हमेशा। अनदर थिंग इज कि लाइफ में अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो आपके पास पैसे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसों से आजकल बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। लाइफ में सभी लोग आजकल पैसे ही तो देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के बायोडाटा में हाँ इतना अमाउंट लिखा है तो ये रिजेक्ट करो, इतना बड़ा अमाउंट है तो ये बायोडाटा सिलेक्ट करो। सो बायोडाटा के अनुसार शादी के लिए प्रेफरेंस देखा जाता है, ये नहीं पैसा देखकर वो बायोडाटा सिलेक्ट किया जाता है। सो पैसा बहुत ज्यादा कमाओ, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए या प्राप्त करने के लिए किसी चीज को आपका स्वभाव भी अच्छा होना जरूरी है। आपको लाइफ में बहुत कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए आपके लुक्स, आपके स्टाइल, आपका स्टेटस, आपकी सिटी, आपका जॉब, प्रोफेशन, करियर सब मैटर करता है। सो खुद की वैल्यू सबसे पहले बढ़ानी चाहिए। राइट। शादी करने के लिए जस्ट आज उसका पैकेज इतना है ये देखकर शादी मत कीजिए, शायद कल उसके लाइफ में प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाए। जैसे कि
एजुकेशन में कोई कभी फेल होता है तो कभी पास हो पास जाता है, वैसे ही अगर सामने वाले का पैकेज आज बेसिकली ठीक ठाक है, कल बढ़ सकता अगर कुंडली में मिल दिख जाए यहाँ फ्यूचर में प्रमोशन होगा, फ्यूचर में ये व्यक्ति करोड़पति हो सकता है। है। राइट। इसे अच्छे बायोडाटा जस्ट कैंसिल किए जाते हैं आज का पैकेज उस पर देखकर। सो इम्पोर्टेंट इज कि व्यक्ति का स्वभाव आज देखो, उसका फ्यूचर का पैकेज हम देखेंगे। जस्ट पैकेज देखकर शादी नहीं होती, शादी व्यक्ति के साथ होती है, शादी पैसों के साथ नहीं होती। शायद पैसा देखकर शादी की जाए, लेकिन वो व्यक्ति कभी मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में टाइम ना दे, इफर्ट्स ना दे, सेलिब्रेशंस ना करे, जस्ट पैसों के पीछे ही भागे, क्योंकि आपने पैसा देखकर ही तो उसे सिलेक्ट किया था, आप छोड़ भी नहीं सकते। सो जस्ट नेचर इज इम्पोर्टेंट, पैसा देखना हमारा काम है, आपको लाइफ में अच्छा ही प्राप्त करके देंगे, इट इज आवर ड्यूटी। आजकल हम देखते हैं कि रिलेशनशिप में ज्यादा करके ऐसा हो रहा है अभी कि अगर लड़का लड़की दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और घर वाले बीच में आते हैं, ओके तो घर वाले जब बीच में आते हैं तब उस लड़के को क्या डिसीजन ले वो उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि लड़की को शादी करके उसे उसके घर लाना है, लड़के के घर वाले एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ ये कंक्लूड करता हूँ कि अगर फ्यूचर क्लियर ना हो उस रिलेशनशिप का, अच्छा, तो और आगे जाके और ज़्यादा टाइम, मनी, इमोशंस इन्वेस्ट करके ब्रेकअप हो जाने के बाद रोने से अच्छा है आज जो है प्रॉपर डिसीजंस लिए जाए। घर वाले नहीं मान रहे हैं और लड़के को या लड़की को शादी करनी ही नहीं है, तो ज़्यादा आगे स्टोरी ले जाना नहीं चाहिए। तो आपने अभी ये सब कुछ बताया, तो सभी को एक इंटरेस्ट होता है कि हम अपनी कुंडली देखें या और क्या होने वाला है, क्या Yes, होगा, exactly. वो सब देखने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं आजकल के सभी लोग। तो आप कुंडली के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कब देखनी चाहिए और कब नहीं? अच्छा, और किस व्यक्ति को और किस व्यक्ति को नहीं देखनी चाहिए, अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके। देखो, हर व्यक्ति को एक बार तो कम से कम कुंडली देख लेनी चाहिए। एक बार क्यों? जस्ट बिकॉज एक बार से पता चल जाएगा कि जो एस्ट्रोलॉजर आपको प्रिडिक्शन बता रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में, वो मैच होते हैं कि नहीं। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति बड़े प्रोफेशनल लेवल्स पर है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सर्जन्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, या जो भी कोई बड़ा प्रोफेशन हो, बिजनेस, ट्रेडिंग, उन सब लोगों को सबसे पहले कुंडली देख लेनी चाहिए। ओके। शायद आज तक उनका समय अच्छा रहा हो, उनके फर्स्ट प्रिडिक्शन में ये सब चीज़ें क्रॉस चेक हो गई हो, सब एनालिसिस हो गया हो, और उन्हें एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शंस पर जस्ट वो ग्राफ जो है वो टैली हो जाए, तो पता चल सकता है। आज तक तो लाइफ सेफ रही, लाइफ में एक्चुअल प्रिकॉशंस कब लेने हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स कब आएगी। अगर आपको पता है कि इस रास्ते से अगर जाऊंगा या जाऊंगी और सामने कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, एक्सीडेंट या कुछ खड्डा है या फिर रास्ता ब्लॉक है, अगर आपको पता है तो आप आपका पाथ चेंज कर सकते हो, आपका रास्ता चेंज कर सकते हो। आपको पता ही नहीं तो आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर एस्ट्रोलॉजर ने बताया यहाँ अगले महीने में कोई आपको XYZ अमाउंट मांग लेगा, आप उस व्यक्ति के बातों में आ जाओगे, उसको पैसे दे दोगे, लेकिन वो व्यक्ति जल्दी आपके पैसे रिटर्न नहीं देगा, तो देने वाला चिंता में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, मेरे पैसे कब रिटर्न आएंगे। अगर कोई अच्छे पद पर है, नेक्स्ट मंथ में या XYZ मंथ में, XYZ ईयर में स्पेसिफिकली कोई व्यक्ति परेशान करेगा या कोई व्यक्ति चीटिंग करेगा बिजनेस में या करियर में या प्रोफेशन में, अगर पता हो तो प्रिकॉशंस लेना इजी हो जाता है। सो आपका क्वेश्चन, कुंडली किसको देखनी चाहिए और कब देखनी चाहिए? कुंडली मैं तो कहता हूं हर 6 महीने में एक बार तो देखनी ही चाहिए। अगले 6 महीने का ग्राफ तो मिनिमम आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में क्या होगा। देखो, आपकी जस्ट बेसिक फीस उस एस्ट्रोलॉजर को एज अ कंसल्टिंग जाएगी, लेकिन आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं हैं उससे आप सचेत रहोगे, या प्रॉब्लम्स आप डिलीट हो जाए लाइफ में, ऐसा भी हो सकता। और आपके लाइफ में अगर प्रॉफिट का योग है
पता है अगले महीने में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता, हम्म तो जो प्रॉपर्टी मुझे आज सेल करनी है मैं अगले महीने करूंगा ना, हम्म बिकॉज अगले महीने प्रॉपर्टी सेल करूंगा तो बड़ी अमाउंट मिलेगी। अगले महीने में कोई मैं डील करूंगा तो उसमें से प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। जब प्रॉफिट का टाइम हो तब इंपॉर्टेंट काम करे या किया जाए तो प्रॉफिट तो बढ़ गया। सो जो हर 6 महीने में एक बार तो डिटेल कुंडली एनालिसिस करना हर व्यक्ति को लाइफ में सपोर्ट करता ही है। रिसेंटली इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर या न्यूज चैनल्स पर एक एसडीएम रिलेटेड पोस्ट तो बहुत वायरल हुई एक लेडी की। शायद उसे किसी ने मतलब बताया होता कि इस डेट से आगे आपके लाइफ में कोई तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस है, कोई व्यक्ति लाइफ में आएगा, एज वेल वो हस्बैंड से बेटर होगा, आप हस्बैंड को छोड़ दोगे, आप चीट करोगे, उसके बाद पूरे देश भर में आपके फोटोज इंस्टाग्राम पर आएंगे, उसके नीचे लिखा हुआ आएगा एक व्यक्ति ने किया चीटिंग। सबसे बड़ा लॉस पैसों का नहीं होता, सबसे बड़ा लॉस किसी व्यक्ति को खोने का भी नहीं होता, सबसे बड़ा लॉस होता है पर्सनली उसका रिस्पेक्ट का लॉस, नाम का लॉस, स्टेटस का लॉस। दैट इज द बिगेस्ट लॉस ऑफ लाइफ। सो अगर उस किसी व्यक्ति को पता हो जाता कि हाँ इस डेट के बाद लाइफ में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तो शायद वो व्यक्ति प्रिकॉशंस ले चुकी होती और उस व्यक्ति के लाइफ में इतने इंसल्टिंग कंडीशंस नहीं आते। सो इसीलिए कुंडली देखना आवश्यक है, यही आंसर रहेगा मेरा। तो आपने रिलेशनशिप के बारे में बताया, तो रिलेशनशिप में अगर कुंडली आपको किसी ने दिखाई यस तो उस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है आगे, और पहले क्या हुआ था, इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं क्या? हाँ बता सकते हैं। कुंडली अगर हमें मिल गई हाँ। तो पास्ट में जो पार्टनर्स थे वो अच्छे थे कि नहीं थे, ब्रेकअप के रीजंस, फ्यूचर में क्या रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी या फिर रिलेशनशिप में चीटिंग होगी, ये तो पता चल जाता है। और हमने आज तक बहुत से कुंडलियों का एनालिसिस किया, प्रिडिक्शंस बताए, वो टैली भी होता है। और अगर हमें पता चले कि आने वाले समय में जो रिलेशनशिप स्टार्ट होगी उसमें धोखा है, पास्ट का डाटा अगर चेक किया वो अगर मैच होता है, तो वो लड़का या लड़की आने वाले समय में स्पेसिफिक डेज तक, स्पेसिफिक पीरियड तक रिलेशनशिप में जाएगी नहीं, उसके बाद उसका इमोशनल डैमेज नहीं होगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। दैट इज प्रॉफिट। कुंडली देखो, रिलेशनशिप के बारे में पता करो और उससे सावध रहो, सावध रहे, सतर्क रहे, जो कुछ भी हो। सो ये पता चल जाता है। मतलब उसके ऊपर कुछ प्रिकॉशंस भी पता चलते हैं? हाँ, प्रिकॉशंस ये है, अगर हमने बता दिया कि हाँ सामने वाला चीटिंग करेगा, प्रिकॉशन इज कि जल्दी से जल्दी उससे बाहर आ सके। मतलब सामने वाला अगर आपको धोखा दे तो वो भी आपको पहले पता चलता है? पहले पता चल जाता है कि हाँ इस डेट पर आपका ब्रेकअप हो सकता है। सो पहले से आप प्रिकॉशंस ले सकते हो। दैट इज अ गुड थिंग। किसी की अगर शादी नहीं हो और आपको कुंडली दिखा दी, और पता चला कि तुम्हारी आगे जाके 2 शादियां होने वाली है, तो उसके ऊपर आप क्या उस व्यक्ति को क्या राय देंगे कि क्या करे जिससे तुम ये होने से रोक सकते हो? अगर उसको 2 शादियां करने का इंटरेस्ट हो तो नहीं, दैट इज अलग। ओके, दैट इज आगे जाके हो सकता है अगर आगे लिखा जाके हो है सकता तो है कुंडली में। हाँ, लेकिन 2 शादी होना इज नॉट गुड थिंग। एक पार्टनर हो, उसके साथ लॉयल्टी से रहे और लाइफ में अपने अपने टारगेट गोल्स अचीव करते रहे। हाँ, अगर पता चल जाए कि व्यक्ति के कुंडली में 2 शादियों का योग है तो मेजर चांसेस जो लिखा है वो वही होगा। क्योंकि आगे जाके किसी का मन कोई बता नहीं सकता बदल ना कि क्या तो होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर पता हो तो शायद 2 शादियों के रास्ते तक ना जाए वो व्यक्ति स्वयं। अचानक मन में इंटरेस्ट आ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। फिर मुझे एक आपसे पर्सनली एक पूछना है सवाल जो मेरे दिमाग में आया कि अगर किसी की कुंडली ना हो, ठीक है, तो वो क्या करे? अगर आपके पास आए तो मेरे पास तो टाइम भी नहीं है मेरे जन्म का और डेट भी नहीं है, तो ऐसा क्या करे ऐसे माहौल में? हाँ, अगर किसी को अपनी जन्म तारीख या जन्म का समय पता नहीं है तो एक मेथड है प्रश्न कुंडली, जो कि केपी एस्ट्रोलॉजी से देखी जाती है, जो मैंने पहले भी बताया। कृष्णमूर्ति पद्धति में किसी भी प्रश्न का फलादेश मतलब प्रिडिक्शन
बहुत अचूकता से दिया जा सकता है। उसी में प्रश्न कुंडली से अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रश्न का उत्तर देखते हो तो आपको मोर देन 100% क्लैरिटी मिल जाती है। प्रश्न कुंडली में हम क्या करते हैं, व्यक्ति सामने आएगा, उसका व्यक्ति का प्रश्न वो व्यक्ति पूछेंगे, जिस समय पर प्रश्न पूछा गया है उस समय की डेट, टाइम, वो प्लेस, वो कंसीडर करके एक कुंडली बनाई जाती है जो कि अभी की कुंडली है, ट्रांजिट वाली। ओके। और उसमें हम एक नंबर भी पूछते हैं 1 से लेकर 249 तक। तो एक कोई भी नंबर जो व्यक्ति के मन में आए वो सिर्फ बता देना है। किसी भी प्रश्न के ऊपर आप कुंडली हो या ना हो, अगर आप प्रश्न कुंडली से चेक करते हो तो आंसर्स आपको बहुत शार्प एंड क्लियर मिल जाते हैं। जैसे कि अगर किसी का प्रश्न है, रिलेशनशिप में है लड़का या लड़की, कि मेरी शादी XYZ नाम के इस व्यक्ति के साथ होगी क्या, प्रश्न कुंडली से देखा जाता है। उसमें अगर उत्तर मिल गया हमें यहाँ शादी होगी तो 500% कंफर्म कि उस लड़की की शादी उसी लड़के के साथ हो जाएगी। अगर प्रश्न कुंडली में उत्तर आया कि शादी नहीं होगी तो लाइफ टाइम शादी नहीं हो सकती, आप कितना भी ट्राई करें। ऐसे ही एक 5 या 6 साल पहले एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा था कि संजय नाम के लड़के के साथ मेरी शादी होगी क्या। हमारे पास एक चीट बॉक्स रहता है, उसमें 1 2 3 4 ऐसे 249 तक अलग चीट्स रखे हुए होते हैं। उस लड़की ने उसमें से एक चीट निकाली, एक नंबर आया और वो जो प्रश्न कुंडली तैयार हुई उसमें आंसर आया कि उसका ये रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा, संजय नाम के लड़के के साथ उसकी शादी नहीं होगी। आज तक उस लड़की का योग तो शादी का नहीं आया, उन दोनों का ब्रेकअप तो तभी हो चुका और उन दोनों की शादी हुई भी नहीं। एक लड़की ने एग्जैक्टली आई थिंक 2 साल पहले मुझे पूछा था कि हाँ अक्षय नाम के लड़के के साथ मेरी शादी होगी क्या। तो उत्तर आया था हाँ अक्षय नाम के लड़के के साथ इसकी शादी हो जाएगी। वो पूछा था उसने मुझे प्रश्न दिसंबर 2021 में। 2 महीने बाद फेब 2022 में वो लड़की उसके फ्रेंड के प्रेडिक्शन के लिए हमारे घर पर आ गई। उसके सहेली का प्रेडिक्शंस कुंडली रीडिंग करनी थी। तो मैंने पूछ लिया, स्नेहा तुमने मुझे पूछा था दिसंबर में अक्षय के साथ शादी कहाँ तक आया। स्नेहा ने मुझे बताया कि हाँ सर आपने बताया था शादी फिक्स हो गई है अक्षय की और मेरी, अब जस्ट आप मुझे शादी का मुहूर्त दे देना। सो दैट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रश्न कुंडली। केपी एस्ट्रोलॉजी इज रियली अमेजिंग। आपको प्रिडिक्शन देखनी हो तो सिर्फ केपी एस्ट्रोलॉजी से ही देखें, आपको क्लैरिटी मिलती है कब घटना होगी कि नहीं होगी, कब तक नहीं होगी। अच्छा। चिंता में रहने की जरूरत नहीं पड़ती, पता होता है हाँ दिसंबर तक ये काम नहीं होने वाला, दूसरा कुछ तो काम करो। क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो ये प्रश्न कुंडली से देखा जा सकता है। तो आप बार बार ये कह रहे कि केपी एस्ट्रोलॉजी। यस। तो केपी मतलब क्या है? अच्छा, जैसे मैंने पहले भी रिवाइज किया था। हाँ। केपी मतलब कृष्णमूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजी। ये पद्धति है जिसमें ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं ये तो देखा जाता है, लेकिन हर एक नक्षत्र के 9 डिविजन्स किए हुए हैं अनइक्वल। मतलब सभी एस्ट्रोलॉजी के आगे केपी होता है या नहीं? सभी एस्ट्रोलॉजी के आगे केपी नहीं होता। केपी इज अ डिफरेंट मेथड। इसमें सूक्ष्मता बहुत ज्यादा है हर प्लैनेट को चेक करने की, इसीलिए आंसर्स प्रेडिक्शंस बहुत सुपर एक्सेलेंट लेवल के मिलते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में। मतलब जस्ट बिकॉज अलग है। हम ये चेक करते हैं ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में, उस नक्षत्र के अलग 9 डिफरेंट डिविजन्स यानी भाग किए हुए हैं, मतलब सूक्ष्मता बहुत ज्यादा है। सो केपी एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शंस लेना इज अ बेनिफिशियल थिंग फॉर एवरीवन ऑलवेज। तो कोई अगर आपके पास आ जाए और कहे कि मुझे ऐश्वर्या से शादी करनी है,
तो आप उसे क्या राय नहीं, देंगे? ऐश्वर्या राय ये जस्ट आपके क्वेश्चन में आ गया ऐश्वर्या राय। लेकिन हाँ, अच्छा। अगर कोई पूछता है, हाँ। कोई लड़का पूछता है कि हाँ उसका किसी के साथ रिलेशनशिप है या उसकी ओके कोई ओके। फ्रेंड है ऐश्वर्या नाम की, और वो हम्म। पूछता है कि क्या मेरी शादी उस ऐश्वर्या हाँ नाम मतलब के कोई लड़की भी के नाम। साथ हो हाँ। जाएगी क्या? ओके चल। अगर उत्तर आया प्रिडिक्शन में यस होगी, तो वो निश्चिंत हो जाए, उसकी शादी ऐश्वर्या के साथ ही हो जाएगी। तो अभी हमने बहुत सारे टॉपिक पे बात की, रिलेशनशिप, बिजनेस। तो कोई कोई टॉपिक ऐसे भी होते हैं कि किसी व्यक्ति का गुम हो जाना या कोई चीज गुम हो जाना, तो इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करते हैं? अच्छा, अगर इस कोई आपके पास आए या कि हमारे जिस घर समय में। पर हाँ। हमारे हाँ। पास प्रश्न आता है हम्म। कि हमारे घर में से ये व्यक्ति मिसिंग है हम्म। कल से या इतने दिनों से, हम्म। ये व्यक्ति घर कब वापस आएगा? हाँ, क्योंकि अगर सारे रास्ते बंद हो जाए तो ऑब्वियसली वो आपके पास आते एस्ट्रोलॉजी ही देखनी ही पड़ती है पड़ती एक है। मोमेंट। हाँ। हमने तो ये भी एनालाइज किया है, कितना भी आप इसके अपोज रहो या जस्ट कर्म पे बिलीव करो, एक समय आता है आता है। कि एस्ट्रोलॉजी देखनी ही पड़ती है। सो जिस टाइम पर जातक ने प्रश्न पूछा है, उस टाइम से एक प्रश्न कुंडली हम बनाएंगे, हम्म। उसमें हमें पता चलेगा। हम्म। पहले तो हम सब आंसर्स, उत्तर हमारे मन में रखेंगे, बिकॉज टॉपिक इज वेरी सेंसिटिव। हम्म। हम्म। किसी का बच्चा या किसी के कोई फैमिली मेंबर्स घर में से गायब है, तो वो घर रिटर्न आएगी भी या नहीं, ये मैं पहले चेक करूंगा। अगर उत्तर है हाँ व्यक्ति घर वापस आएगा, तभी मैं चेक करूंगा कब आएगा, किस डेट को, किस टाइम को, किस एनवायरमेंट में। एक केस हुई थी, एक 3 साल पहले हमारे रिलेटिव्स में से एक कॉल आया मुझे कि हाँ ऐसे ऐसे मौसी के मिस्टर, मौसी के पति 3 दिन से गायब है, फोन भी नहीं लग रहा है, तो वो कब तक घर रिटर्न आएंगे? मौसी बहुत रो रही है। तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ टॉपिक सेंसिटिव है, मैं अभी रीडिंग करके आपको कॉल करता हूँ। मैंने प्रश्न कुंडली बनाई, उसके बाद प्रिडिक्शंस चेक किया, मुझे आंसर्स मिल गए। आई थिंक वो टाइम होगा जब मैंने चेक किया इन द इवनिंग 5 और 6 के बीच में, और उनको आंसर्स मैंने दिए कि हाँ आज रात 8:55 को वो व्यक्ति जो गुम हुआ है वो घर में वापस आ जाएगा। मैंने उत्तर दे दिया, साथ ही ये भी कहा कि हाँ उस मौसी को ये भी बता देना अब रोने की जरूरत नहीं, आज 8:55 को उनके मिस्टर घर पर आने वाले हैं, ये बता दिया। और मैं काम करता रहा आगे का जो भी मेरा शेड्यूल हो। उनका 9, 9:30 बजे मुझे फोन आता है, जिसने मुझे प्रश्न पूछा था, रिलेटिव ने, कि हाँ चैतन्य आपने बताया था 8:57 या 55 को मौसी के पति घर पर आएंगे, और सच में वो सेम टाइम 8:55 पर घर पर आ गए। ऐसा भी होता है। एक व्यक्ति ने पूछा था कि हाँ उसकी ज्वेलरी गायब हो गई, एक इवेंट था घर पर, वो ज्वेलरी रिटर्न मिलेगी या नहीं? आंसर दे दिया मैंने, हाँ ज्वेलरी रिटर्न मिलने के योग तो है, ज्वेलरी घर पर ही है, इसी डायरेक्शन में है, जस्ट आपने उस डायरेक्शन में चेक नहीं किया। एक बार चेक कीजिए, शायद वो वहां मिल जाए। उस व्यक्ति का एक आधे 1 घंटे बाद मुझे फोन आता है, हाँ यस सर आपने बताया था नॉर्थ डायरेक्शन में इस टेबल के नीचे, हमने चेक नहीं किया था, वहां पे वो चीज मिल गई। सो ऐसे भी होता है। सो ये प्रश्न कुंडली से हम इजीली रीड कर सकते हैं। ओके। तो अभी जो लोग रिलेशनशिप में है या शादी भी हो गई है तो वो रिलेशनशिप में है ही, तो उन्हें कैसे अपना रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, क्या टिप्स देना देंगे अच्छा, फिर आप? से एक बार मैं टिप्स बताऊंगा रिलेशनशिप के लिए। जस्ट पहले चेक करो, ये तो बताया ही है। आफ्टर दैट रिलेशनशिप में कभी भी गुस्सा आ जाए तो शांत रहना, जो सामने वाले को बोलना है वो तो बोलना ही है। आई एम नॉट सेइंग कि आपके मन में जो बातें हैं वो सामने वाले को कभी मत बोलो, जस्ट उस टाइम पे मत बोलो जब दिमाग गर्म हो। गुस्सा शांत होने तक वेट करो, उसके बाद
रिलेशनशिप में जिस वजह से, जिस रीजन से गुस्सा आया था, उस रिगार्डिंग शांतता में बैठकर डिस्कशन कीजिए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आफ्टर दैट रिलेशनशिप में 50-50 नहीं, अपना 100% दीजिए। मैं मेरा काम 100% करूंगा, मेरे पार्टनर का कर्म है कि उसका 100% उन्होंने करना चाहिए। सो हर व्यक्ति को रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में अपना अपना 100% देना जरूरी ही है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स याद रखो, सेलिब्रेशंस करो, पार्टीज करो, इससे एक रिलेशनशिप में खुशी आ जाती है। एज अ वास्तु कुछ गाइडेंस टिप्स, बेडरूम हमेशा अच्छा रखो। अच्छा, बेडरूम में अच्छे बेडशीट्स रखो, व्हाइट या पिंक कलर ज्यादा यूज करो। एज वेल बेडरूम में लव बर्ड्स का स्टैचू रख दो, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो, जिस चीज को आप कंटिन्यूअसली देखते हो, उसका लाइफ पर प्रभाव आता है। अगर आप किसी युद्ध का चित्र देखते हो कंटिन्यूअसली, सो व्यक्ति के मन में वो चित्र देख देख कर गुस्सा बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सो लव बर्ड्स रखो या कोई अच्छा चित्र रखो जिसे देखने के बाद एक मन में अच्छे विचार आ जाए। आफ्टर दैट सेम चीज यूज करो। सेम चीज मतलब बॉन्डिंग भी अच्छी रहती है। बॉन्डिंग अच्छी रहती है, मतलब मेरे पास भी सेम वो जो किचन है वही एज इट इज सेम किचन उसके पास भी है, बॉन्डिंग अच्छी रहती है। वॉलपेपर्स पर अच्छे लिविंग केयरिंग थॉट्स रखो। मोबाइल में हर कोई छोटी छोटी चीज, मतलब बहुत छोटे छोटे से चीजें, छोटे छोटे चीजों पर ध्यान दीजिए। अगर आप लाइफ में छोटे छोटे चीजों पर ध्यान देते हो तो लाइफ की बड़ी चीजें अचीव करना इजी हो जाता है। जब हम बात कर रहे थे फोन पे, तब हमारा नंबर से लिख के बातचीत हुई थी, आपको याद होगा? न्यूमरोलॉजी। ओके, न्यूमरोलॉजी से भी भविष्य देखा जा सकता है? अच्छा, न्यूमरोलॉजी से भविष्य देखा जा सकता है, प्रेजेंट भी पता चलता है, पास्ट भी पता चलता है। नंबर्स हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट होते हैं, हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी करते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति के साथ एक 10 दिन बात करें, तो उस व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली हमें भी आ जाते हैं। वैसे ही हम अगर नंबर्स जो कंटिन्यूअसली हमारे साथ रखते हैं, हमें पता नहीं है कि जो चीज यूज कर रहे हैं वो चीज लाइफ में अच्छा रिजल्ट दे रही है कि नेगेटिव रिजल्ट दे रही है। हमारे पास एक मोबाइल है, उसमें 1 या 2 मोबाइल नंबर्स हैं, और वो मोबाइल हमारे पास 24 आवर्स तक साथ है। 24 घंटा हमारा मोबाइल हमारे पास में रहता है। सो जो किसी के साथ जस्ट 10 मिनट बात करके 10 दिन कंटिन्यूअसली, उसके हैबिट्स हमारे अंदर आ जाते हैं, संगत का परिणाम। सो जो नंबर हमारे साथ है 24 आवर्स, उसका तो हमारे लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। सो जस्ट मोबाइल नंबर देखकर व्यक्ति का भविष्य देखा जा सकता है। जस्ट नंबर देखकर हम ये बता देते हैं कि आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं है, इतना डिटेल पता चल जाता है। एज डजंट मैटर हियर। इवन 65 ईयर का भी पर्सन हो, उसके नंबर में कॉम्बिनेशन मुझे पता चले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, मैं बोल देता हूँ। एक बार बोल दिया 65 ईयर एज के पर्सन को, उन्होंने कहा सर आपको पता कैसे चला? ये बात तो सिर्फ मुझे पता थी। सो मैंने जस्ट मोबाइल नंबर देखा था, नंबर देखकर पता चल जाता है मैरिड लाइफ स्मूथ है कि स्ट्रगलिंग चालू है, करियर लाइफ स्मूथ है कि स्ट्रगलिंग चालू है। Because number is connected to you, your body, 24 hours. So number should be very perfect as per numerology. अगर नंबर आपके लाइफ का प्रिडिक्शन बता सकता है, तो नंबर बदलकर लाइफ का कुछ चेंज भी किया जा सकता है। देखो, आप आपके लाइफ में आपकी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं चेंज कर सकते, आपके आधार कार्ड का नंबर नहीं चेंज कर सकते, पैन कार्ड का, बैंक अकाउंट का भी नंबर शायद रिप्लेस करके ना मिले। मोबाइल का तो अपने हाथ में, लेकिन मोबाइल का अपने हाथ में है। शायद मोबाइल नंबर चेंज करके लाइफ में कुछ चेंज हो, ऐसा आपके भाग्य में लिखा हुआ हो तो ट्राई किया तो अच्छी बात है। एक बार ट्राई तो करके देखना चाहिए कि हाँ, नंबर चेंज करके लाइफ भी चेंज हो सकती है। मेरा खुद का पास्ट वाला, जब मैं इंजीनियरिंग में था तब का नंबर डेंजरस था।
ओह, सो इंजीनियरिंग के टाइम कुछ सब्जेक्ट्स बैक भी आते थे कभी कभी, मीन्स कुछ सब्जेक्ट्स में मैं फेल भी होता था। सो जब मुझे पता चला कि हाँ नंबर्स का लाइफ में कुछ तो इम्पैक्ट है, मैंने क्विकली मेरा नंबर तो चेंज कर दिया। उसके बाद आज तक अच्छी फीस मिलती, बड़े अमाउंट्स मिलते हैं, सोशली इन द करियर ऑल्सो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जस्ट मैंने नंबर ही चेंज किया, मैंने खुद के ऊपर ट्रायल्स किए हैं बहुत से चीज़ों के बारे में। बहुत सो बढ़िया। एज ए रेमेडी नंबर चेंज करना एक बहुत इजी टास्क है। कुछ नहीं, 1 लाख मंत्र जाप करो, इट इज अ हार्ड थिंग, कोई करे ना करे। जस्ट स्टोर पर जाओ, जो मैंने नंबर बताया है वैसा नंबर यूज करो, नंबर परचेस करो, चेक करो, लाइफ में चेंज होता ही है। बिकॉज हर छोटी चीज लाइफ में बड़े रिजल्ट्स देती है। नंबर के बारे में तो बहुत कम लोगों को ये पता होगा, क्योंकि मुझे भी अभी पता चला है। पिछली बार आपने बताया था मुझे फोन पे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी ये सुना भी नहीं होगा कि ये नंबर पर भी कुछ डिपेंड होता है। तो अगर किसी का नंबर गलत हो और उसे सही चाहिए तो वो क्या प्रोसेस करेंगे? अच्छा, प्रोसेस ऐसी है, हम तो पहले प्रिडिक्शन बताएंगे हम्म कि हाँ नंबर से ये प्रिडिक्शन आती है, मैच हो रही है क्या। क्लाइंट जब कहे कि हाँ जो आपने बताया वो तो मैच होता है, एट दैट टाइम मैं सजेस्ट करता हूँ कि नंबर चेंज कीजिए। सो उस व्यक्ति के लाइफ में उसका करियर, ओके, करियर की ब्रांच, जो बिजनेस हो या जॉब हो, उसके बाद उसे लाइफ में क्या क्या चाहिए या जो कुछ नहीं चाहिए वो कंसीडर करके हम नंबर प्रिपेयर करते हैं। नंबर अवेलेबल है कि नहीं वो चेक करते हैं, एंड उसके बाद नंबर आपको देते हैं। सो उसमें आपका भी काम इजी हो जाता, सो आपके अचीवमेंट्स भी इजीली हो जाते उसमें। तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर लोगों को उपाय बताते हैं, यस, अलग अलग फील्ड में, जो काम नहीं हो रहा वो होगा, ऐसा इसके लिए वो करो, ये करो, वो करो, मतलब बहुत सारे उपाय। तो ये सच में काम करते हैं क्या? कुछ एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं कि ये हुआ है? देखो, अगर किसी व्यक्ति की हेल्थ ठीक नहीं है तो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाएगा, काउंसलिंग मिल जाएगी, उसके बाद डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा, मेडिकल पर जाकर मेडिसिन परचेस करनी है। काम यहीं तक नहीं, घर जाने के बाद मेडिसिन लेनी भी है। सेम अगर कुंडली पर से पता चला कि कुछ प्रॉब्लमेटिक योग है, आने वाले समय में कुछ हेल्थ इश्यूज होने के योग है, या जो भी एक्सीडेंटल योग है, या कोई चीज जल्दी प्राप्त करनी हो, तो उसके ऊपर उपाय भी रहते हैं। जैसे कि जेमस्टोन का उपाय। जेमस्टोन जस्ट राशि देखकर यूज करना गलत होगा। जेमस्टोन तभी पहनने चाहिए जब कोई स्पेसिफिक काम कंप्लीट करना हो, या आपके माइंड में क्लैरिटी रहे कि हाँ मुझे ये चीज लाइफ में कंटिन्यू चाहिए, कि हाँ मुझे अभी डिग्री एजुकेशन चालू है, मुझे फेल नहीं होना है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो हर एक व्यक्ति के कुंडली से अलग जेमस्टोन अलग एस्पेक्ट के लिए दिया जा सकता है। सो राशि पर देखो, सिंह राशि मानिक रत्न सजेस्ट करते हैं लोग, मकर राशि या कुंभ राशि हो तो शनि ग्रह का नीलम रत्न जो है वो सजेस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें गलती हो सकती है, जस्ट राशि देखकर सजेस्ट करना इज अ बैड थिंग, बिकॉज वो राशि का जो स्वामी ग्रह है शनि, अगर वो समझो बैठ गया 8वें या 12वें भाव में, जो कि नुकसान देने वाले भाव है, और उसी का जस्ट मकर राशि है या कुंभ राशि है, तो नीलम पहन ले तो लाइफ में लॉसेस ही होंगे, जस्ट बिकॉज उसका लॉर्ड, उस रत्न का या उस राशि का स्वामी गलत जगह पर प्लेस्ड है, मतलब बैठा है। जो ग्रह लाभ स्थान में बैठा है उसका भी जेमस्टोन कभी कभी लॉसेस दे सकता है, जस्ट बिकॉज कुंडली में राशि पर या स्थान पर कोई ग्रह बैठा है का मतलब ये नहीं कि सेम वही चीज वो ग्रह देगा। कोई ग्रह समझो लाभ स्थान में बैठा, लेकिन वो जिस नक्षत्र में है वो अगर 6 या 8 या 12वें भाव में बैठा हो, ग्रह बैठा जिसके घर में, उस घर के मालिक के अनुसार ही फल देना पड़ेगा। सो डिटेल एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आप डिटेल एनालिसिस करके जेमस्टोन पहनते हो तो लाइफ में बहुत प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इच्छा पूर्ति होने के चांसेस इजीली हो जाते हैं। शादी प्रोबेबली हम ट्राई तो कर सकते हैं,
शादी रिगार्डिंग योग जल्दी बन जाए, ये भी हो सकता है। या फिर किसी को मेंटल प्रॉब्लम या डिप्रेशन हो, तो हैप्पीनेस के लिए अगर जेमस्टोन सजेस्ट किया जाए तो व्यक्ति के लाइफ में हैप्पीनेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो जेमस्टोन की रेमेडी इज अ गुड थिंग। आफ्टर दैट उपाय मतलब रेमेडी, नंबर एज पर न्यूमरोलॉजी यूज करें। थर्ड पॉइंट है लाइफ में अपने ड्रेसेस कलर्स एज पर एस्ट्रोलॉजी अगर आप यूज करते हो ट्राई तो कीजिए, प्रॉफिट हुआ तो कंटिन्यू करने की बात है। लेकिन जैसे मेरा रिसर्च है, आज तक के मेरे अनुभव के अनुसार लाइफ में उपाय 100% काम करते हैं, जस्ट वो उपाय करेक्ट होना चाहिए। मतलब आप जो उपाय के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से उपाय है जो लोगों को सफलता दे सकता है जल्दी, और शादी भी हो सकती है? हाँ तो देखो, हाँ। जल्दी शादी होने के लिए जो ग्रह 7वें भाव को स्ट्रांगली एक्टिवेट करता है, वो कहीं भी बैठा हुआ हो, उसका नक्षत्र के अनुसार अगर 7वां भाव एक्टिव हो जाए तो वो नक्षत्र की आप रत्न जेमस्टोन पहन लेना। उस ग्रह के आप कलर्स यूज करना डेली लाइफ में। उस ग्रह के रिलेटेड जो भी फूड हो वो कंज्यूम करना। तो उस ग्रह के कंटेंट आपके लाइफ में एंटर कर जाएगा। तो वो स्पेसिफिक इच्छा जो है आपकी, ये काम मेरा जल्दी पूरा हो जाए, तो हो जाएगा। अगर आपको चाहिए लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स, तो आप ऐसे ग्रह के जेमस्टोन पहनने जो ग्रह धन भाव, प्रोफेशन का 10वां भाव और प्रॉफिट का 11वां भाव ये एक्टिव करता हो। अगर आप उस ग्रह के जेमस्टोन यूज करते हो तो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएंगे। सो ऐसे जेमस्टोन या उपाय काम करते हैं। आजकल बहुत से न्यूज़पेपर में राशि भविष्य दिखाई देता है सब लोगों को। Yes. और बहुत ही दिलचस्पी से वो पढ़ा जाता है, हम भी वही करते हैं, और टीवी पे भी लगता है सुबह। तो राशि भविष्य देखकर भविष्यवाणी देखनी चाहिए या नहीं? ओके, हर घर में न्यूज़पेपर आता है सुबह, या बहुत से घरों में इन द मॉर्निंग टीवी पर राशि भविष्य का शो बताया जाता है, लगाया जाता है। देखो, 12 राशि और 150 CR इंडिया की पॉपुलेशन, वर्ल्ड वाइड अप्रोक्सीमेट 900 करोड़। 12 राशि में डिवाइड नहीं हो सकता। अगर कोई कर्क राशि के व्यक्ति के प्रिडिक्शन में राशि भविष्य में लिखा है कि आज आपके प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, तो सभी कर्क राशि के लोगों को आज ही प्रॉफिट होगा ऐसा नहीं। उसकी पर्सनल कुंडली तो अलग है ना, उसके पर्सनल कुंडली के ग्रह अलग है, राशि नक्षत्र अलग है, प्लेसमेंट अलग है, दोनों के नाम अलग है, डेट ऑफ बर्थ अलग है। सो जस्ट राशि एक है, मतलब उस कर्क राशि को भी प्रॉफिट हो गए और इस कर्क राशि को भी प्रॉफिट हो गए, ये गलत होगा। राशि भविष्य जस्ट एज अ वे ऑफ इंटरेस्ट देखना चाहिए, उसे सीरियसली लेने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपको प्रिडिक्शन पता करनी हो तो पर्सनल कुंडली से प्रिडिक्शन पता करें, दैट इज ऑलवेज बेटर वे। तो बहुत अच्छा लगा चैतन्य जी आपसे बात करते समय। आपने केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, न्यूमरोलॉजी, आजकल के रिलेशनशिप, सब टॉपिक हमें क्लियर हो गए, हमारे ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया होगा। तो आप जाते समय एज ए एस्ट्रोलॉजर आप हमारे जैसे यूथ को क्या सलाह देंगे? अच्छा, मेरे यूथ के लिए सलाह यही रहेगी कि आप अगर एजुकेशन में हो तो सिर्फ एजुकेशन पर फोकस कीजिए। रिलेशनशिप या जो भी कोई टाइम वेस्ट करने वाली चीजें हैं उन पर बिल्कुल ध्यान मत देना। शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे मत भागना। लाइफ में अभी टाइम इज अ मनी, तो टाइम प्रॉपरली इन्वेस्ट कीजिए। करियर सेट हो जाए उसके बाद रिलेशनशिप या शादी के बारे में सोचना है। एज वेल लाइफ में अगर आपको बहुत आगे जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग काम, क्रोध और लोभ से दूर रहना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। सो काम, क्रोध, लोभ लाइफ में एंटर मत करने देना। ये अगर एंटर हो जाए तो लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं, पावर्स, एनर्जीज कम हो जाती हैं, गोल्स इजीली अचीव नहीं हो पाते। आप काम, क्रोध से दूर हो जाओ, आपके लाइफ में टारगेट्स, गोल्स अचीव इजीली हो जाएंगे, करियर अच्छा बन जाएगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, वो मुझे चाहिए थी या वो मुझे चाहिए था, जो आज की डेट में हमें फील होता है। देखो, लाइफ में हर एक चीज को कोई बेटर ऑप्शन है, तो जस्ट अभी एक बात मन में रखो या ध्यान में कि हाँ, मैं और मेहनत करूंगा, इससे कुछ बढ़कर मिलेगा।
इससे कुछ बेटर मिलेगा या बेस्ट मिलेगा। मतलब अभी जस्ट आज मुझे कुछ मिल जाए ये एक्सपेक्ट मत कीजिए, खुद को बेटर बनाइए। और फोकस लाइफ में रहना एक चाहिए। दिन सबसे बेस्ट चीज आपके पास हो सकती है। सो टेम्पररी प्लेजर के पीछे मत भागो। रिलेशनशिप जेन्युइन हो तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले करियर सेट कीजिए। यही मेरी यूथ को एडवाइस रहेगी। और ये काम क्रोध लोभ से दूर जाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको रोज मंदिर जाना पड़ेगा, रोज ध्यान करना पड़ेगा, रोज बेसिकली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लेकिन मोबाइल में गेम्स मत खेलना, ओके। टाइम पास मत करना। जस्ट मंदिर जाओ, ध्यान करो। ध्यान करने से माइंड का फोकस कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ध्यान करने से अंदर की क्लैरिटी बढ़ जाती है। जब व्यक्ति अंदर से शांत हो तो बाहर उपलब्धियां बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। सो लाइफ में रिजल्ट्स चाहिए तो ध्यान कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एनर्जी को प्रॉपर इन्वेस्ट कीजिए। आप लाइफ में जरूर सक्सेसफुल बनोगे। और साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि आपसे बात करके अच्छा लगा, इस पॉडकास्ट में आके अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। शायद पूरे भारत में लोगों को ये जो कुछ मंगल दोष या गलत प्रकार से जो मैच मेकिंग किया जाता है उसके क्लियर आंसर्स मिल चुके हों। गुण मिलान से दूर रहिए। ये सब हुआ आपने जो अच्छे प्रश्न पूछे उसी कारण से। सो आपको मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हमारे सभी यूथ की तरफ से मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया हमें लाइफ के बारे में बताया और क्या डिसीजन कब लेने चाहिए और कैसे फोकस रहना चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे ऑडियंस को ये बात बहुत पसंद आए। और शुक्रिया यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो धन्यवाद। मच।